Hello everyone. So today we will discuss MCQs of chapter development. Okay. Now, तो फर्स्टली मैं बता दूं कि MCQs हर बार CBSE ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इनफैक्ट मैथ्स में, साइंस में, SST में। एंड MCQs को प्रैक्टिस करने का एक स्पेसिफिक वे होता है, राइट? मैंने बहुत टाइम पहले पावर शेयरिंग के MCQ क्वेश्चंस बनाए थे एंड वो वीडियो आप लोगों में से सबको बहुत पसंद आया। एंड आज से मैंने डिसाइड किया है कि हर चैप्टर के मैं MCQs डालूंगी। नाउ MCQs को मैंने बहुत बच्चों को देखा है गलत तरीके से सॉल्व करते हुए, ठीक है? बहुत बच्चे MCQs को बिल्कुल गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, उनको पता नहीं होता MCQs को कैसे सॉल्व करना है। वो क्या करते हैं कि सॉल्व्ड MCQs लेते हैं और उनके आंसर्स देखने लग जाते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में मैं आप लोग को एग्जैक्टली बताऊंगी कि MCQs कैसे सॉल्व करते हैं एंड आप लोग खुद देखोगे कि जिस तरीके से मैं MCQ सॉल्व करूंगी, ठीक है, वो कितना एफिशिएंट होने वाला है आप सबके लिए, ठीक है? MCQ सॉल्व करना डज नॉट मीन कि आप लोग सिर्फ आंसर देख रहे हैं। जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ MCQs. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Okay, so our first MCQ is development of a country can generally be determined by its. Okay, so आप लोगों ने आप लोग की बुक में पढ़ा होगा कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे जज नहीं कर सकते, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि इनकम पे जज नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इनकम पे जज नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली एजुकेशन पे जज नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली हेल्थ पे जज नहीं कर सकते, ठीक है? ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने जब डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई किसी कंट्री का हेल्थ अच्छा होता है, किसी कंट्री की एजुकेशन अच्छी होती है, किसी कंट्री की इनकम अच्छी होती है, ठीक है? तो कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है इनकम को जज करने का और ये जज करने का कि भाई कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है। कोई कंट्री एजुकेशन के मामले में डेवलप्ड हो सकता है, कोई कंट्री हेल्थ के मामले में डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है? कोई कंट्री टोटल इनकम के मामले में डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है? बट नाउ द थिंग इज टोटल इनकम के अलावा एक और मेजर होता है विच इज कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है? देखो, टोटल इनकम मीन्स जितने भी कंट्री के लोग हैं उन सबकी मिला के टोटल इनकम, ठीक है? जितने भी कंट्री के लोग हैं उन सबकी मिला के इनकम को बोलते हैं टोटल इनकम, ठीक है? वाइल एज अगर मैं टोटल इनकम को डिवाइड कर दूं बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, तो मुझे उस कंट्री के एक इंसान की इनकम मिल जाएगी जिसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। तो कंट्री की डेवलपमेंट जज करने के लिए टोटल इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सारे अच्छे क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? क्योंकि किसी कंट्री का कुछ अच्छा होगा, किसी कंट्री का कुछ अच्छा होगा, ठीक है? जो एक सही क्राइटेरिया है अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं उसको जज करने का, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। अगर मैं कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड कर दूं उस कंट्री में कितने लोग रहते हैं तो उस कंट्री के एक जने की इनकम आ जाएगी, ठीक है? जिसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, ठीक है? तो एवरेज इनकम एक बहुत सही क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जज करने के लिए कि भाई उस कंट्री में एक इंसान एवरेज कितना कमाता है, ठीक है? अगर एक इंसान एवरेज अच्छा कमाता होगा तो मतलब उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, उस कंट्री की एवरेज इनकम ज़्यादा होगी। तो अगर एक इंसान अच्छा कमाता होगा तो वो ऑफकोर्स अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए प्राइमरीली अगर बात करें तो कुछ भी फैक्टर्स नहीं देखे जाते किसी भी कंट्री को जज करने के लिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को जज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर देखा जाता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है? पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ठीक है? काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग सिर्फ लिख देते हैं टोटल इनकम इज पर कैपिटा इनकम, बट नो, टोटल इनकम अलग है। टोटल इनकम इज सम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है? वाइल एज पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है कि भाई उस कंट्री में एक जना कितना कमा रहा है। अगर उस कंट्री में एक जने की इनकम अच्छी होगी, एक एवरेज इंसान की इनकम अच्छी होगी, तो वो अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेट्स सी द आंसर नाउ. Okay, so the answer to this question is A, that is per capita income. Okay, different persons could have different as well as conflicting notions on the development of our country. Okay, wait.
Different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. A fair and just path for all should be achieved. Interpret the concept being discussed here. ठीक है, तो आप लोगों ने आप लोग की बुक में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे. ठीक है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि एक इंसान को डैम बनाना है. ठीक है, एक इंसान को डैम बनाना है. अब अगर ये इंसान डैम बनाएगा तो जितने भी पुअर लोग हैं, ठीक है, उन सबके घर बर्बाद हो जाएंगे. ठीक है, तो डैम बनाना इस पर्टिकुलर इंसान के लिए तो डेवलपमेंट हुई. वो सोचेगा कि भाई मैं डैम बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी. ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा वो डैम और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो डैम बनाना इस इंसान के लिए तो डेवलपमेंट हुई. ठीक है, बट जिन बहुत सारे लोगों का घर डिस्ट्रॉय करके डैम बन रहा है, क्या उन लोगों के लिए डैम बनाना डेवलपमेंट हुआ? द आंसर इज़ नो. उनके लिए तो उनका पूरा घर उजड़ गया, तो उनके लिए डैम बनाना डेवलपमेंट नहीं हुआ. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में. अलग अलग लोगों के अलग अलग और कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस होते हैं. नाउ नोशंस मतलब आइडियाज़. ठीक है, नोशंस मतलब होता है आइडियाज़. अब इस इंसान के हिसाब से डैम बनाने का आइडिया जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि डैम बनाने से डेवलपमेंट होगी. ठीक है, बट जिन सारे लोगों के जो घर हैं वो उजड़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, डैम बनाने का जो आइडिया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है. ठीक है, नोशन मीन्स थिंकिंग और आइडिया. ठीक है, तो इस इंसान के नोशन के हिसाब से, मतलब इस इंसान की थिंकिंग के हिसाब से डैम बनाना इज़ डेवलपमेंट और इन सारे लोगों के हिसाब से डैम बनाना इज़ डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नोशंस और अलग अलग थिंकिंग हो सकती है रिलेटेड टू डेवलपमेंट. ठीक है, अगर एक इंसान के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है, मतलब अगर इस इंसान के लिए डैम बनाना डेवलपमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे लोगों के लिए भी डैम बनाना डेवलपमेंट होगा. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड. ठीक है, फेयर मतलब कि बिल्कुल ट्रुथफुल और जस्ट मतलब बिल्कुल इक्वल. ठीक है, तो डेवलपमेंट का एक ऐसा पाथ अचीव होना चाहिए जो कि सबके लिए इक्वल हो और जिसके अंदर सबका भला हो. ठीक है, तो यहाँ पर किस आइडिया के बारे में बात की जा रही है? यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट के आइडिया के बारे में बात की जा रही है. नेशनल डेवलपमेंट यही बोलता है कि भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग नोशंस होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है रिलेटेड टू डेवलपमेंट, बट एक ऐसा वे निकालना पड़ेगा, एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जो कि जिसमें सबका भला हो, राइट, और जिसमें कई लोगों का डिस्ट्रक्शन ना हो. ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भाई कोई ऐसा डेवलपमेंट का तरीका निकालो जिसमें सबका भला हो और सबके लिए इक्वली वो चीज़ डेवलपमेंट हो. ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज the answer to this question is national development. Okay, now countries with higher income are dash than the countries with less income. ठीक है, now यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है मैं आप लोग को अगेन बता दूँ. यहाँ पर बात हो रही है पर कैपिटा इनकम की. ठीक है, यहाँ पर टोटल इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है. जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम किसी दूसरी कंट्री से ज़्यादा होती है, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होती है. ठीक है, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. ठीक है, आप लोग की बुक में भी ये चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझाई हुई है. ओके, सो अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है $1,2,3,4. ठीक है, और अगर एक दूसरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है $3,569, तो इस कंट्री में, इन दोनों कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड हुई? ऑफ कोर्स ये वाली कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होगी क्योंकि इस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है. तो जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक एवरेज इंसान उस कंट्री में कितना कमा रहा है. ठीक है, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम बोलते हैं. तो एक एवरेज इंसान उस कंट्री में जितना कमा रहा है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. तो जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होगा. तो इसका आंसर आएगा मोर डेवलप्ड. दैट इज़ द आंसर शुड बी बी. ठीक है, क्योंकि कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विथ लेस इनकम. ओके, आंसर इज बी. ओके, तो जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड होंगी. ओके, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ नोन एज. ये चीज़ मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ. अगर आप लोग को याद है, मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी लिख के बताया था, क्योंकि आई नो कि उस फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. हर साल MCQs पूछे जा रहे हैं, हर साल थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ये जो टोटल इनकम और पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए आज का वीडियो मैंने बनाया ताकि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएँ. ठीक
ठीक है। और एक एमसीक्यू में एक कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करा रही हूँ मैं, 2-3 कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चंस में बेनिफिट मिले। ओके, सो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था टोटल इनकम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये जिसको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो हर साल इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। सो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गिव्स पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम बोला जाता है। दैट इज़ उस कंट्री के एक इंसान की कितनी इनकम है। ओके, सो द आंसर शुड बी सी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट check our answer is C, you can see. Okay, now the proportion of the literate population in the 7 and above age group is called as, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अपनी बुक में भी पढ़ी होगी कि लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग की बुक में लिखा हुआ है कि केरला, ये अगर आप लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। केरला की लिटरेसी रेट है 94%। अच्छा, अब केरला की लिटरेसी रेट है 94%, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि 7 साल और उससे बड़े एज ग्रुप में कितने % लोग पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ केरला में 7 साल और उससे बड़े एज ग्रुप में 94% जो लोग हैं वो पॉपुलेटेड हैं। 94% जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं। सॉरी अगर मैंने पहले गलत बोल दिया था, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअली द थिंग इज़, ये जो डिवाइस में मैं ये वीडियो बना रही हूँ दैट इज़ वेरी न्यू फॉर मी, तो हैंडलिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें साथ में हुई है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रिपीटिंग अगेन। ओके, लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट होता है कि 7 साल और उससे अबव एज ग्रुप में कितने % लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, ठीक है। केरला की जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 94%। उसका क्या मतलब हुआ कि केरला में 7 साल और उससे अबव की पॉपुलेशन में 94% ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड। ओके, सो द आंसर शुड बी बी, ठीक है। सो प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड एज लिटरेसी रेट। प्रपोर्शन मतलब कि आउट ऑफ द टोटल, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 100% जितने भी बच्चे हैं 7 साल और उससे अबव एज ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितना प्रपोर्शन जो है वो एजुकेटेड है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिटरेसी रेट, ठीक है। अब नाउ इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीम्स वेरी इजी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लिटरेसी रेट ये सब बहुत ईजी चीज़ें लगती है, उनको लगता है लिटरेसी रेट ही तो है, डेफिनेशन ही तो है। बट जब एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप लोग लिटरेसी रेट में ये नहीं लिख सकते कि भाई पढ़े लिखे लोगों को बोल देते हैं लिटरेसी रेट, ठीक है। आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा कि प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन। प्रपोर्शन का मतलब मैंने आप लोग को बताया कि भाई केरला की लिटरेसी रेट है 94%। इसका मतलब कि जितने भी लोग हैं 7 या उससे अबव एज ग्रुप में, उन सब लोगों में से 94% पीपल आर एजुकेटेड इन केरला, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इसलिए एग्जाम्पल से समझाया। नाउ लेट्स चेक द आंसर। द आंसर इज बी, आवर आंसर इज करेक्ट। Okay, which age group of children is included for calculating net attendance ratio? Now first of all आप लोग को net attendance ratio पता होना चाहिए क्या होता है। net attendance ratio का क्या मतलब होता है कि 14 से 15 साल की एज ग्रुप के बच्चे, ठीक है, जितने भी 14 से 15 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं उन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, 14 से 15 साल की एज ग्रुप के बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि भाई एक किसी भी स्टेट में, ठीक है, 14 से 15 साल के बीच में एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं 5,000 बच्चे हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 14 से 15 साल के एज ग्रुप में 5,000 बच्चे हैं एक स्टेट में, ठीक है। और उन 5,000 बच्चों में से 2,500 बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो हो जाएगा 50, क्योंकि 50% बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का क्या मतलब होता है कि भाई 14 से 15 साल की एज ग्रुप में कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तो सिर्फ एज ग्रुप पूछा है, तो एज ग्रुप मैंने आप लोग को अभी 10 बार डिक्टेट करके बता दिया। द आंसर शुड बी डी, दैट इज बिटवीन 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज। ओके, सो नेट अटेंडेंस रेशियो की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी आप लोग को आज समझ आई होगी। मैंने आप लोग को बताया कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school, okay, as a percentage of total number of children in the same age group, ठीक है। तो एनसीईआरटी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दे रखी है, मैं उसको भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मैंने आप लोग को बताया कि भाई 14 से 15 साल के बीच में कितने बच्चे हैं, देयर आर 5,000 स्टूडेंट्स, राइट। और उसके अंदर से अटेंड कितने बच्चे कर रहे हैं,
2500 बच्चे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 50% या फिर 50 जो है वो नेट अटेंडेंस रेशियो है, ठीक है। तो बेसिकली परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है, परसेंटेज निकाली जाती है। एंड वो कैसे निकाली जाती है मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो क्या किया जाता है कि 2500, क्योंकि 2500 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ओके, अपॉन 5000 इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से जो है वो परसेंटेज निकाली जाती है। अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, एंड 5 25, तो आंसर आ गया 50। तो इस तरीके से नेट अटेंडेंस रेशियो जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। तो ऊपर लिखते हैं कि भाई कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, नीचे लिखते हैं कि भाई टोटल कितने बच्चे हैं उस एज ग्रुप में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि ये कॉन्सेप्ट बताना इतना इंपॉर्टेंट था, बट अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता नहीं होता तो आप लोग को डेफिनेशन याद नहीं होती, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि मैं आप लोग को सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग के पास कितने भी टाइप के MCQs आ जाएं, ठीक है, आप लोग को सबका सोल्यूशन आता हो, ठीक है। दिस वीडियो इज MCQs बेस्ड वीडियो। अब डेवलपमेंट चैप्टर में से जो भी MCQ आ गया, आई डोंट थिंक आप उसको मिस कर पाए, आप उसको छोड़ के आ जाओगे या फिर आप उसको मिस कर पाओगे एग्जाम में, ओके। नाउ इज़ द BMI। अब आई नो कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से अराउंड 70 to 80% बच्चों ने NCERT बुक में BMI नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। व्हाट इज़ BMI? आप NCERT के पेज नंबर 13 पे देखिए, BMI के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रखा है। मैं यहाँ पर आप लोग को शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो BMI क्या होता है, BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वेट अपॉन हाइट के स्क्वायर को बोलते हैं BMI, ठीक है। तो अगर वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करते हैं तो जो आंसर आया, ठीक है, अगर वो 18.5 से कम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बंदा या फिर वो बंदी अंडर वेट है, ठीक है। और अगर वो 25 से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो इंसान ओवरवेट है, ठीक है। तो अगर 18.5 से कम हुआ तो अंडरवेट, अगर 18.5 से 25 के बीच में हुआ तो नॉर्मल, लेकिन अगर 25 से ज़्यादा हुआ तो ओवरवेट, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ BMI के फॉर्मूला के बारे में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग से इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है फॉर कैलकुलेटिंग BMI वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय, तो अभी भी मैंने आप लोग को बताया स्क्वायर ऑफ द हाइट, ओके। सो द आंसर शुड बी B। नाउ लेट्स चेक अवर आंसर। Okay, the answer is B. If BMI is less than 18.5, the person would be considered as अंडरवेट। मैंने अंडरवेट और अंडरनरिश्ड मैंने अभी आप लोग को बताया कि भाई अगर 18.5 से कम BMI आए तो वो होता है अंडरवेट या अंडरनरिश्ड। अगर 18.5 से 25 के बीच में आया तो वो होता है नॉर्मल इंसान। अगर 25 से ज़्यादा आया तो वो होता है ओवरवेट। नाउ BMI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं। और देखो MCQ पूछा गया है इस पर, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग NCERT पे पेज नंबर 13 पे BMI वाला टॉपिक भी कर दें। और एक और टॉपिक दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी कर दें, ठीक है। वो भी मैं अभी वीडियो में आगे कवर करने वाली हूँ, ओके। Now let's continue. Now, okay. What proportion of country is using the groundwater reserves? What proportion of the country is overusing the groundwater reserves? ठीक है। तो आप लोग की बुक में ये जो चैप्टर है उसके एंड में एक टॉपिक दिया हुआ है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। उसके अंदर बताया हुआ है कि अराउंड 1/3 ऑफ द कंट्री, ठीक है, 1/3 जो कंट्री है उसके अंदर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है। तो द आंसर शुड बी C. Okay, you can see here the answer is C. Now 10th question, resources which will get exhausted after years of use are, ठीक है, ऐसे resources जो कि अगर उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया गया तो वो रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उन रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, उन रिसोर्सेज को बोला जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जाम्पल देना चाहूँगी। नाउ द एग्जाम्पल इज़ ऑयल, ठीक है। अगर मैं ऑयल की बात करूं, ठीक है, तो ऑयल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है कि अगर उसका ओवर यूज़ किया गया, ठीक है, तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ऑयल ख़त्म हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ऑयल एक दिन ख़त्म हो जाएगा एंड ऑयल को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑयल की, कोल की, पेट्रोलियम की, तो इन चीज़ों को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन चीज़ों को बनने में, ठीक है। तो इनको बोला जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये
रीन्यू तो हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा बन नहीं सकते, बट क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए इनको बोला जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, काफ़ी बच्चों को मेरे पास डाउट होता है, वो बोलते हैं कि मैम कोल दोबारा बन सकता है, पेट्रोलियम दोबारा बन सकता है, तो फिर इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है? द आंसर इज ये दोबारा बनाए जा सकते हैं, नो डाउट, बट इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन मिलियंस ऑफ ईयर्स कितना टाइम होता है, ठीक है। तो क्योंकि इन रिसोर्सेज को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए इनको बोला जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड ऑयल इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल पेट्रोलियम इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये अभी थोड़े टाइम में खत्म होने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूँ जो कि लाइफ टाइम तक चलते ही रहेंगे चाहे कितना भी एक्सेस में यूज़ कर लो, द आंसर इज सनलाइट। सनलाइट एक ऐसा रिसोर्स है जितना भी यूज़ कर लो, सनलाइट, विंड, ठीक है, इनको कितना भी यूज़ कर लो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनको बोला जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी सी, दैट इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो नेक्स्ट 20 MCQs विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और आप लोग को लगा है कि भाई कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।